ओके हेलो एवरीवन। सो नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो अपन लास्ट क्लास में अपन पढ़ रहे थे फैक्टर अफेक्टिंग केमिकल शिफ्ट। सो देखो दो अपन इस बारे में पढ़ रहे थे कि जो आपके केमिकल शिफ्ट पे कौन कौन से ऐसे इफ़ेक्ट हैं जो आपकी केमिकल शिफ्ट को इफ़ेक्ट करते हैं। ठीक है, तो जैसे लास्ट लेक्चर में अपन ने पढ़ा था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मतलब आपके जो हाइड्रोजन का न्यूक्लियस है वो किस इन्वायरमेंट में है। मतलब अपन ने देखा था कि जब आपके हाइड्रोजन का न्यूक्लियस, जैसे अपन बात कर रहे हैं कि ये अपने पास कुछ इस तरह से एक मॉलिक्यूल है, ठीक है, यहाँ पर हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन लगा दिए हमने। सो यहाँ पर इस क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, तो क्लोरीन क्या करता है, इलेक्ट्रॉनों को अट्रैक्ट करता है। सो ये इलेक्ट्रॉनों को अट्रैक्ट करेगा तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है वो किसकी तरफ शिफ्ट होगा, इस कार्बन की तरफ शिफ्ट होगा। तो इस हाइड्रोजन के न्यूक्लियस के पास से जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी वो डिक्रीज हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी डिक्रीज होगी तो क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन द्वारा जो शील्डिंग इफेक्ट जनरेट किया जाता है वो शील्डिंग इफेक्ट कम हो जाएगा। और शील्डिंग इफेक्ट कम होता है तो आपके जो हाइड्रोजन का न्यूक्लियस है वो कम फ्रीक्वेंसी पर क्या करेगा, एब्जॉर्प्शन करेगा। और उस एब्जॉर्प्शन से जो डिफरेंस होता है टीएमएस का और आपके जो हाइड्रोजन के न्यूक्लियस का वो बढ़ता जाता है ना। अपन यहाँ पर मैं फिर से कह दूँ कि अपन बात कर रहे हैं फील्ड स्वीप मेथड की। फील्ड स्वीप मेथड में एक्सटर्नल रेडिएशन को फिक्स रखते हैं और जो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है उसको इंक्रीज किया जाता है। तो टीएमएस सबसे हाई एब्जॉर्प्शन शो करता है। टीएमएस के जो हाइड्रोजन होते हैं टीएमएस में वो हाईली शील्डेड होते हैं, तो वो सबसे हाई फ्रीक्वेंसी पर एब्जॉर्प्शन करते हैं और उसको अपन क्या कंसिडर कर लेते हैं, जीरो। ठीक है, और बाकी के जो मॉलिक्यूल्स के हाइड्रोजन होते हैं वो जो एब्जॉर्प्शन करते हैं उसका डिफरेंस अपन कैलकुलेट करते हैं और उस डिफरेंस के अकॉर्डिंग अपन ग्राफ प्लॉट करते हैं। ठीक है, और उस ग्राफ के अकॉर्डिंग अपन स्टडी करते हैं किसकी, मॉलिक्यूल की। तो आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि जैसे ये ग्राफ किस तरह से होगा, ये ग्राफ ऐसे होगा आपके कि यहाँ पर मैंने इसको क्या कर लिया, जीरो कर लिया, या ऐसे नहीं करो ऐसे भी कर सकते हो, इसको यहाँ बना देता हूँ, ये जीरो और ये जीरो पर कौन होता है, टीएमएस। मतलब टीएमएस सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी पे एब्जॉर्प्शन करता है, बट इसकी जो फ्रीक्वेंसी एब्जॉर्प्शन की जो फ्रीक्वेंसी है उसको अपन जीरो मान के बाकी के जो मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब करते हैं, न्यूक्लियस जो एब्जॉर्ब करते हैं उसके डिफरेंस के अकॉर्डिंग कैलकुलेट कर देते हैं। ठीक है, जैसे मानो कि भाई अपन ने इसकी जीरो मानी है, अब इससे कोई ऐसा न्यूक्लियस है जो इससे एक फ्रीक्वेंसी कम एब्जॉर्ब करता है तो अपन उसको 1 ले लेते हैं, 2 कम था 3 ले लेते हैं, 4 5 6 7, इस तरह से अपन ये ग्राफ प्लॉट करते हैं। मैंने आपको ग्राफ, एक टॉपिक अपन ने यहाँ पे पढ़ा था एनएमआर में, अंडरस्टैंडिंग ऑफ ग्राफ, एनएमआर ग्राफ, उसके अंदर आपको पूरा एक्सप्लेन किया था कि केमिकल शिफ्ट को किस तरह से अपन स्केल के रूप में यूज करते हैं एनएमआर के ग्राफ में। ठीक है, और पहला अपन ने इफेक्ट देखा था कि आपके जो केमिकल शिफ्ट होता है उस पर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्या इफेक्ट होता है। तो क्या इफेक्ट होता है, तो जब इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अटैच्ड होता है आपके कार्बन एटम से या कोई एटम से और उससे हाइड्रोजन एटम अटैच, हाइड्रोजन का न्यूक्लियस है, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉनों को अट्रैक्ट करेगा, जिससे हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी और हाइड्रोजन का शील्डिंग इफेक्ट डिक्रीज होने लगेगा। और शील्डिंग इफेक्ट डिक्रीज होता है तो जो एब्जॉर्प्शन है वो लो फ्रीक्वेंसी पे होता है। ठीक है, तो ये पूरी बात थी। सो पहला तो अपन ने इफेक्ट पढ़ लिया, इलेक्ट्रोनेगेटिव इफेक्ट, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इफेक्ट। सेकेंड अपन बात करेंगे इफेक्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, इफेक्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। देखो अपन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में आपके पास कार्बन होता है और कार्बन आपके 3 टाइप, मैक्सिमम 3 टाइप के हाइब्रिडाइजेशन उसके पॉसिबल है। सबसे पहला होता है sp3, sp2 एंड sp। ठीक है, अब ये जो कार्बन का जो एटम होता है उसके हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग उसकी प्रॉपर्टीज में चेंजेस आते हैं। ये अपन 11th क्लास में 12th क्लास तक भी अपन इसको अच्छे से पढ़ते हैं कि भाई कार्बन में हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग उसकी प्रॉपर्टीज में क्या आते हैं, चेंजेस आते हैं। कौन सी प्रॉपर्टी में चेंजेस आते हैं, तो सिंपल से अपन अब यहाँ पे अपन सिर्फ कार्बन एटम के हाइब्रिडाइजेशन की ही बात करेंगे, क्योंकि अपना ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में मैक्सिमम टाइम जो हाइड्रोजन है वो किससे कंबाइंड रहता है, कार्बन से कंबाइंड रहता है। ठीक है, आप ऑक्सीजन से भी बात कर सकते हो, आप नाइट्रोजन से भी कर सकते हो, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, बट अभी अपन मेनली किससे बात करेंगे, कार्बन से, उससे अपन को पूरी कहानी समझ में आ जाती है। तो जैसे अपन बात करते हैं कि अपने पास मेनली 3 sp3 हाइब्रिडाइज, sp2 हाइब्रिडाइज एंड sp हाइब्रिडाइज आपके पास कार्बन होते हैं। ठीक है, तो
तो आपके पास जो sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन होता है, इसके s कैरेक्टर की बात करें तो इसके s कैरेक्टर कितने होते हैं 25%। ठीक है, जो sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन होता है इसके s कैरेक्टर कितने होते हैं 33%। और जो sp हाइब्रिडाइज कार्बन होता है इसके आपके पास जो s कैरेक्टर है ना, मैं s कैरेक्टर की बात कर रहा हूं, s कैरेक्टर, और इसके s कैरेक्टर कितने होते हैं, यहां ऊपर लिख देता हूं मैं s कैरेक्टर, इसके s कैरेक्टर होते हैं अप्रोक्सीमेट 50%। और अपन ये अच्छे से जानते हैं कि जैसे जैसे कार्बन मॉलिक्यूल के s कैरेक्टर कार्बन एटम के s कैरेक्टर इंक्रीज होते हैं वैसे वैसे इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती जाती है। मतलब अब हम बात करें कि sp sp2 और sp3 जो हाइब्रिडाइज कार्बन एटम है उसमें सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन एटम कौन होगा, ये आपके हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन एटम होगा। मतलब कि ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी रखता है। ठीक है, सबसे ज्यादा कौन अट्रैक्ट करता है, sp हाइब्रिडाइज कार्बन अट्रैक्ट करता है। तो सिंपल सी बात है कि हाइब्रिडाइजेशन का टॉपिक पढ़ रहे पर बात वापस किस पे आ गई, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर, कि sp हाइब्रिडाइज जो कार्बन एटम होता है वो इलेक्ट्रॉनों को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी रखता है। उसके बाद किसकी टेंडेंसी होती है, sp2, लास्ट में किसकी होती है, sp3। sp3 की टेंडेंसी बहुत कम होती है इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग अपन बात करें इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब ये है कि जैसे आपके पास एक इस तरह का सिंगल बॉन्ड मैंने ये कुछ ऐसा मॉलिक्यूल बनाया और यहां पे मैंने हाइड्रोजन, ये आपके हाइड्रोजन का न्यूक्लियस है। अब यहां पर ये जो मैंने आपको एक छोटा सा स्ट्रक्चर बनाया, इस स्ट्रक्चर में जो कार्बन है ये कौन सा हाइब्रिडाइज है, sp3 हाइब्रिडाइज है। मैं दूसरा एक और स्ट्रक्चर बनाता हूं, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। ठीक है, एक बॉन्ड वेकेंट रख देता हूं और एक हाइड्रोजन यहां बना, ये हाइड्रोजन का न्यूक्लियस है। ये वाला जो हाइड्रोजन है ये किससे कंबाइंड है, sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम से। ठीक है, देन एक और अपन बनाते हैं कि आपके पास एक ट्रिपल बॉन्डेड है और ये जो हाइड्रोजन है ये हाइड्रोजन का न्यूक्लियस है, ये किससे कंबाइंड है, आपके sp हाइब्रिडाइज कार्बन एटम से। अब क्या होगा, तो अब यहां पर तीनों की पीक आपको अलग अलग मिलेगी, है ना। तीनों की जो पीक होगी, जो केमिकल शिफ्ट में जो डिफरेंस होगा टीएमएस से, वो अलग अलग होगा। क्यों, क्योंकि यहां पर तो क्या है, कार्बन sp3 है तो इसका इतना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई नहीं होती थी, इलेक्ट्रॉनों को अट्रैक्ट नहीं करेगा। तो यहां वाला जो हाइड्रोजन है, ये वाला जो हाइड्रोजन है, इसका जो न्यूक्लियस है वो हाईली शील्डेड रहेगा। किसके कंपैरिजन में, इन दोनों के कंपैरिजन में। क्यों, क्योंकि यहां पर ये कार्बन इलेक्ट्रॉनों को अट्रैक्ट नहीं करेगा, तो इलेक्ट्रॉन कहां पे होंगे, ऑक्सीजन हाइड्रोजन के चारों ओर घूमते रहेंगे, है ना। यहाँ पे यूं कह दो कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होंगे दोनों, तो यहां पर शील्डिंग इफेक्ट शो होगा, तो हाई फ्रीक्वेंसी पे एब्जॉर्प्शन होगा। अब यहां पर क्या होगा कि भाई ये जो sp2 हाइब्रिडाइज है तो ये तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉनों को अट्रैक्ट करेगा। अब इलेक्ट्रॉनों को अट्रैक्ट करेगा तो शील्डिंग इफेक्ट डिक्रीज हो जाएगा, शील्डिंग इफेक्ट डिक्रीज हो जाएगा तो फ्रीक्वेंसी का एब्जॉर्प्शन भी क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। और यहां पर तो ये आपके और भी ज्यादा है। ठीक है, तो ये बट यहां पर अभी अपन इसको थोड़ा आराम से समझेंगे धीरे धीरे। यहां पर मैं आपको बात बता कि जो sp की अपन बात करते हैं, अब यहां पर सिर्फ हाइब्रिडाइजेशन का फैक्टर नहीं है, आगे अपन बात करेंगे एक और फैक्टर आता है, ज्योमेट्री का भी फैक्टर है। ठीक है, तो यहां पर अभी कॉमनली तो अपन ये समझेंगे कि सबसे ज्यादा पिक किसकी आएगी, इसकी आएगी, उसके बाद इसकी और उसके बाद इसकी आनी चाहिए। ठीक है, पर इसमें एक थोड़ा सा ट्विस्ट आएगा, उस ट्विस्ट की अपन थोड़ी देर बाद बात करेंगे। तो ये आपके पास है। उसी तरह से अगर अपन बात करें, अब जब मैं sp3 हाइब्रिडाइज की बात करता हूं तो इसमें एक और बात अपने सामने आती है कि इसमें आपके पास कितने 4 टाइप के हो सकते हैं अलग अलग। इसमें भी आपके पास 4 टाइप के कार्बन एटम हो सकते हैं। कौन कौन से होते हैं भाई, 3 डिग्री कार्बन एटम हो सकता है ना। 3 डिग्री कार्बन एटम कुछ इस तरह से हो सकता है कि ये आपके 3 डिग्री कार्बन एटम है और इस 3 डिग्री कार्बन एटम से हाइड्रोजन का न्यूक्लियस ऐड है, अटैच्ड है, तो इसकी पीक अलग आएगी। ठीक है, उसके बाद अपन बात करें कि आपके पास 2 डिग्री कार्बन भी होता है। ये मैंने 2 डिग्री कार्बन ले लिया और इससे हाइड्रोजन का न्यूक्लियस अटैच्ड है। ये मैंने 1 डिग्री कार्बन ले लिया, 1 डिग्री से हाइड्रोजन का अटैच्ड है। और ये मैंने मैथिल समूह ले लिया और मैथिल समूह से हाइड्रोजन अटैच्ड है। अगर मैथिल समूह से हाइड्रोजन अटैच्ड है तो भी अलग, मतलब तीनों केस में 4 केस बनते हैं आपके पास टोटल। ठीक है, sp3 के अंदर भी आपके पास टोटल कितने 4 केस बनते हैं, क्योंकि देखो ये 3 डिग्री है पर है तो sp हाइब्रिडाइज, सॉरी sp3 हाइब्रिडाइज। ये 2 डिग्री कार्बन एटम पर है sp3 हाइब्रिडाइज। ये भी 1 डिग्री पर है sp3 हाइब्रिडाइज। ये आपके कोई डिग्री नहीं है पर ये मैथिल पर है तो sp3 हाइब्रिडाइज।
तो यहां पर और क्या होगा कि आपके इसकी डिग्री के अकॉर्डिंग, कार्बन परमाणु के, कार्बन एटम की डिग्री के अकॉर्डिंग भी आपके एब्जॉर्प्शन की जो फ्रीक्वेंसी है या जो डिफरेंस आता है टीएमएस से एब्जॉर्प्शन का, वो अलग अलग आता है। अब कैसे आएगा इसको अपन एक वैल्यू से समझने की कोशिश करते हैं। देखो, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैंने ग्राफ प्लॉट कर लेता हूँ इस तरह से। ये मैंने ग्राफ प्लॉट किया। सो यहाँ पे मैंने ले लिया जीरो। जीरो पे कौन होता है अपन जानते हैं, जीरो अपन किसको कंसिडर करते हैं, टीएमएस को। फिर यहाँ पे 1। अब ये क्या है, ये डेल्टा है। डेल्टा मतलब केमिकल शिफ्ट की वैल्यू है। इसको मैं इसकी केमिकल शिफ्ट वैल्यू 0 ले रहा हूँ, इसकी 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। सो ये अपने कंसिडर कर लेते हैं कि मेरे पास ये एनएमआर का ग्राफ, ये एनएमआर का ग्राफ है मेरे पास पूरा, ठीक है, स्पेक्ट्रम है उसका। अब यहाँ पे अगर अपन इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करें तो किस तरह से आप एक्सप्लेन करेंगे। तो एक बेसिक आइडिया तो पता चल गया कि sp3, sp2 और sp के केस में क्या होगा। जैसे जैसे आपके s कैरेक्टर बढ़ेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी तो शील्डिंग इफेक्ट कम होगा। शील्डिंग इफेक्ट कम होगा तो एब्जॉर्प्शन लो फ्रीक्वेंसी पे होने लगेगा, ठीक है। अब अगर बात करें, जैसे सबसे पहले sp की बात करते हैं। मतलब क्या है कि इन तीनों में से sp3, sp2 और sp में, तीनों में से सबसे ज्यादा हाई फ्रीक्वेंसी पर कौन सा हाइड्रोजन एब्जॉर्ब करेगा, जो sp3 कार्बन से जुड़ा हो, जो sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम से कनेक्टेड हो। तो वो सबसे पास कौन रहेगा भाई, सब टीएमएस के सबसे पास कौन रहेगा, sp3 कार्बन एटम से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन न्यूक्लियस सबसे पास रहेगा, ठीक है। तो यहां पर क्या होता है कि आपके जो 1 डिग्री कार्बन एटम से कंबाइंड होता है जो हाइड्रोजन न्यूक्लियस, या फिर मैं बात करूं तो मैथिल समूह से जो कंबाइंड रहता है हाइड्रोजन न्यूक्लियस, उसकी जो केमिकल शिफ्ट है, मतलब उसका जो टीएमएस से जो डिफरेंस है, वो अप्रोक्सीमेटली कितने का होता है, 0 से 1 के बीच का। कितने का होता है, 0 से 1 के बीच का, ठीक है। उसके बाद बात करें कि आपके जो 2 डिग्री कार्बन एटम से कोई न्यूक्लियस जुड़ा हो, कनेक्टेड हो, उसका केमिकल शिफ्ट, उसका टीएमएस से डिफरेंस कितने के बीच होता है, 1 से 2 के बीच, ठीक है। मतलब कुल मिलाकर आप ये समझते जाओ कि इस ग्राफ पर आपको जो 2 डिग्री sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम से हाइड्रोजन जो न्यूक्लियस ऐड होगा, उसकी फ्रीक्वेंसी, उसका केमिकल शिफ्ट यहां तक मिलेगा आपको, है ना, कहाँ, 1 से 2 के बीच में, ठीक है। और उसी तरह से अपन नेक्स्ट अगर बात करें तो यहां से आपको क्या मिल रहा है, 3 से 4 के बीच में आपको क्या मिलेगा, 3 डिग्री का मिलेगा, ठीक है। 3 से 4 के बीच में आपको कौन सा, 3 डिग्री कार्बन एटम का आपको 3 से 4 के बीच। मतलब कुल मिला के आपके जो sp3 हाइब्रिडाइज होता है, sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम से अगर न्यूक्लियस अटैच्ड है, ठीक है, तो वो आपको टीएमएस से कितना केमिकल शिफ्ट शो करेगा, 0 से 4, ठीक है, 0 से 4 की रेंज का उसका केमिकल शिफ्ट होगा फ्रॉम दी टीएमएस, ठीक है। अब ये बेसिक सी बात ही, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, आप इसको क्या करें, बहुत अच्छे से ध्यान में रखना, ठीक है। आगे बात करते हैं, अब आ जाते हैं यहाँ पर sp2 पर। अब sp2 में क्या है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो यहाँ हाइड्रोजन के न्यूक्लियस के पास में जो इलेक्ट्रॉन होंगे उसको अपनी तरफ खींच के रखेगा, तो शील्डिंग इफेक्ट कम हो जाएगा। शील्डिंग इफेक्ट कम होगा तो लो फ्रीक्वेंसी पे एब्जॉर्प्शन हो जाएगा, और लो फ्रीक्वेंसी पर एब्जॉर्प्शन होगा तो उसकी टीएमएस से दूरी उतनी ही ज्यादा होगी, है ना, क्योंकि टीएमएस तो हाई फ्रीक्वेंसी पर एब्जॉर्ब करता है और ये लो पे करेगा, तो वो तो हाई पर है और ये लो पर है, तो जितना लो होता जाएगा उतना उसकी डिस्टेंस क्या होगी, ग्राफ में उसकी दूरी बढ़ती जाएगी। ये बात अपन पहले भी समझ चुके हैं, ठीक है। सो अब हम बात करें कि आपके जो sp2, जैसे ये sp2 हाइब्रिडाइज है आपके, ठीक है, जैसे इसकी बात करते हैं तो ये कितने की रेंज के बीच में एब्जॉर्ब करता है। जैसे ये वाला अगर आपके हाइड्रोजन न्यूक्लियस है तो ये एब्जॉर्ब कर लेता है कितने के बीच में, 5 से 6। मतलब आपके जो sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम से जुड़ा हुआ जो हाइड्रोजन न्यूक्लियस है वो टीएमएस से कितना केमिकल शिफ्ट शो करता है, 5 से 6 की रेंज का, 5 से 6 की रेंज का, ठीक है। अब और भी बात करते हैं, देखो ये sp2 है, sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन और भी अलग अलग तरीके से भी हो सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे बनाता हूं एरोमेटिक रिंग, बेंजीन रिंग बनाए, ये मैंने बेंजीन रिंग बनाई। अब ये जो बेंजीन रिंग है इसमें आप जानते हो कि इसके जो कार्बन होते हैं वो sp2 हाइब्रिडाइज होते हैं, और उस कार्बन से मैंने एक हाइड्रोजन ले लिया कि हाइड्रोजन का न्यूक्लियस कंबाइंड है, ठीक है। अब इसका भी टीएमएस से आप देखोगे केमिकल शिफ्ट तो वो कितने के बीच की रेंज का आता है, 7 से 8 के रेंज का, ठीक है। अब यहां पे ऐसा क्यों हुआ भाई, ये भी कार्बन जो है वो कैसा है, sp2 हाइब्रिडाइज है,
ये भी कार्बन एटम कौन सा है, sp2 हाइब्रिडाइज है। तो यहां पर इस टाइप का डिफरेंस क्यों आ रहा है, ऐसा डिफरेंस क्यों आ रहा है कि भाई यहां पर sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन से जुड़ा हाइड्रोजन तो 5 से 6 की रेंज के बीच में एब्जॉर्ब कर रहा है ना, यहाँ उसका डिफरेंस इतना आ रहा है, 5 से 6 की रेंज का आ रहा है। और जो एरोमेटिक रिंग से जुड़ा हुआ है या फिर जो बेंजीन रिंग में जो हाइड्रोजन है वो 7 से 8 की रेंज का बीच के डिफरेंस का क्यों शो कर रहा है, जबकि दोनों ही sp2 है। तो यहां पर सिर्फ आपके हाइब्रिडाइजेशन ही एक फैक्टर नहीं होता जो केमिकल शिफ्ट को इफेक्ट करता है, उसके साथ साथ एक और होता है जो कल के लेक्चर में अपन स्टडी करेंगे, और वो होता है एन आइसोट्रोपी। सो यहां पर एन आइसोट्रोपी किसमें, इस एरोमेटिक रिंग के अंदर एन आइसोट्रोपी भी एक फैक्टर होता है जिसके बारे में कल बात करेंगे। इस एन आइसोट्रोपी के कारण ये थोड़ा सा ज्यादा डिफरेंस शो करता है एज कंपेयर टू इस तरह के मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर के। अब हम बात करेंगे sp2 हाइब्रिडाइज ऐसे भी हो सकता है, देखो हेटेरो एटम से, जैसे मैंने कार्बन, ये कार्बोनिल ग्रुप होता है, ठीक है, दिस इज कार्बोनिल ग्रुप। अब ये कार्बोनिल ग्रुप में ये कार्बन जो है वो क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज ही है, बट ये किससे कनेक्टेड है, एक हेटेरो मॉलिक्यूल से, सॉरी एक हेटेरो एटम से, है ना। और ये हेटेरो जो एटम है, मतलब ये जो ऑक्सीजन का एटम है, आप जानते हो कि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होती है ना, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होती है। अगर इस कार्बन से कोई हाइड्रोजन कंबाइंड है तो इसका न्यूक्लियस जो पीक शो करेगा, उसका न्यूक्लियस जो टीएमएस से डिफरेंस शो करेगा वो कितने की रेंज का होगा, 9 to 10 की रेंज का, ठीक है। अब ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि है तो ये sp2 ही, ये इलेक्ट्रॉनों को अट्रैक्ट कर रहा है, पर यहां पर साथ साथ में कौन है, ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन जानते हैं अपन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होती है तो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, तो ऑक्सीजन यहां से इलेक्ट्रॉनों को अट्रैक्ट करेगा, तो कार्बन की जो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की जो एफिशिएंसी है हाइड्रोजन से वो और इंक्रीज हो जाएगी, वो और हाई अमाउंट में या स्ट्रेंथ से इलेक्ट्रॉनों को अट्रैक्ट करेगा, तो क्या होगा, शील्डिंग इफेक्ट क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा, शील्डिंग इफेक्ट डिक्रीज होगा, तो वो और लो फ्रीक्वेंसी पर हाइड्रोजन का न्यूक्लियस एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। तो देखो आप इसको ध्यान से बिल्कुल सुनना, आराम से और स्टेप टू स्टेप चलना, ठीक है। पुराने जो भी लेक्चर्स हैं आप इनको एक बार पूरी तरह से कंप्लीटली सुन लेना, अच्छे से उनको देख लेना, तो ही आपको ये बात समझ में आ गई, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओ भाई दूर क्यों जा रहा है, पास क्यों आ रहा है। एक बार पुराने लेक्चर को अच्छे से आप देख लेना, ठीक है। तो ये मैंने पूरा ग्राफ बना दिया है ना, ये ग्राफ पे अपन समझ गए, मतलब अगर आपके पास आपको कोई ग्राफ, ये आपके पास जो